जेएनयू में प्रतिदिन 3000 बियर की कैन और बोतलें मिलती हैं। 3000 कैन। जेएनयू में प्रतिदिन 2000 देसी विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं। कौन पीता है या मनवा लगाए। 10,000 से अधिक सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं जेएनयू में और 4000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े मिलते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, 50,000 छोटे बड़े हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं जो मांस चबाते हैं ये देशद्रोही लोग। और इतना ही नहीं है, 2000 चिप्स के थैलियां और नमकीन के रैपर मिलते हैं। 3000 से अधिक गिरोह में किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियां पढ़ती है हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे पुकरम करते हैं। 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं और 500 गिरोह में लिए गए इंजेक्शन मिलते हैं। वो इंजेक्शन गर्भ गिराने के 100 सिल्वर रंग के कागज जिससे ड्रग पी जाती है, ड्रग ली जाती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विधायक ज्ञानदेव आहूजा में वित्त मंत्री बनने की सारी खूबियां हैं। वे जेएनयू की तथाकथित बुराइयों को ऐसे गिन रहे हैं जैसे वित्त मंत्री बजट भाषण में मनरेगा और मिड डे मील के लिए अनुदानों की घोषणा कर रहे हैं। गिनने वाले की क्षमता और धीरज का मैं कायल हो गया। 1019 एकड़ में फैले जेएनयू में बीड़ी के टुकड़ों को गिन लेना, वो भी बिना एप्स के, मोबाइल एप्स के, ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। वो भी सारे फिगर राउंड हैं। लगता है कि गिनने वाले ने एक एक बीड़ी की गिनती की है। जैसे 3000 से अधिक बियर की कैन मिले हैं, 2999 भी नहीं, 2645 भी नहीं, 3001 कैन भी नहीं। ऐसी काउंटिंग तो चुनाव आयोग भी नहीं कर पाता होगा। अंकगणित की इस उत्तर आधुनिक आहूजा पद्धति के अनुसार जेएनयू में प्रतिदिन मिलने वाले पदार्थों की पूर्ण संख्या इस प्रकार है। 4000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े रोज मिलते हैं, 10,000 से अधिक सिगरेट के टुकड़े, 50,000 छोटी बड़ी हड्डियों के टुकड़े, 2000 चिप्स की थैलियां और नमकीन के रैपर, 3000 से अधिक कॉन्डोम, 500 गर्भ गिराने के इंजेक्शन, 100 सिल्वर रंग के कागज जिनसे ड्रग पी जाती है। सोचिए अगर आहूजा जी ने प्रतिदिन की जगह प्रति माह के हिसाब से आंकड़े दिए होते तो कितने डरावने लगते। मसलन 29 दिनों की फरवरी में 14,50,000 मांस की छोटी बड़ी हड्डियां पाई गई। 31 दिनों वाले जनवरी में 93,000 कॉन्डोम का इस्तेमाल हुआ। आहूजा जी ने जो बयान दिया है वो खतरनाक भी है और क्यूट भी है। अंग्रेजी में मासूमियत के लिए क्यूट का इस्तेमाल होता है। आहूजा जी ने ऐसी गिनती अगर पूरे भारत में करने की घोषणा कर दी तब क्या होने वाला है। देश जहां है वहीं रुक जाएगा और जो जहां है वहीं गिनने लगेगा। क्या आप उसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे जो जेएनयू में रोज फेंके गए सिगरेट के टुकड़े को गिन लेता हो, गिनने वाला तमाम टुकड़ों को हटा भी देता होगा ताकि अगले दिन वो नए टुकड़ों को गिन सके। छोटी बड़ी हड्डियों की गिनती मैंने कभी नहीं देखी। अगर जेएनयू में किसी ने गिनती देखी है तो उसका प्लीज वीडियो वायरल करना चाहिए। ऐसी गिनती पर केस स्टडी ना करने के जुर्म में हार्वर्ड के तमाम छात्रों को आज ही निलंबित कर देना चाहिए। कॉन्डोम की गिनती कैसे हुई होगी? क्या गिनने वाला कमरे से लेकर झाड़ी तक में गया होगा? पार्थसारथी रॉक का ट्रैक रिकॉर्ड भी अलग से गिना गया होगा। जिस तरह से नेता जेएनयू की शान बढ़ा रहे हैं उसे देखते हुए जेएनयू को उन्हें एक कोर्स ऑफर करना चाहिए। जेएनयू को जानो। इस कोर्स में नेताओं से कहा जाए कि सुबह उठकर उन्हें हड्डियों से लेकर सिगरेट की गिनती करनी होगी। कई लोगों ने जेएनयू को गरियाया है लेकिन आहूजा जी अकेले हैं जिन्होंने सब गिनकर बताया है। उन्हीं से आइडिया आ रहा है कि बीएचयू से लेकर केयू तक जितने भी यू हैं भारत में वहां ऐसी गिनती होनी चाहिए। इसके लिए बीड़ी हड्डी कॉन्डोम गणना आयोग का गठन किया जाए। अगर आपको एतराज ना हो तो उसका अध्यक्ष सिर्फ मुझी को बनाया जाए। आहूजा जी यहां तक कह गए हैं कि छात्राओं के साथ कुकर्म होता है जिनमें वहां बच्चे नहीं 2 बच्चों के बाप पढ़ते हैं। जब बीड़ी के टुकड़े गिन रहे थे तो उससे तो अच्छा होता कि इन बापों के बच्चों को भी गिन लेते। ईश्वर ने आहूजा जी को अच्छी सेहत ही नहीं गणित का ज्ञान भी बिजोड़ दिया है और नाम भी ज्ञानदेव आहूजा है। फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि जिसने भी उन्हें ये तथ्य दिए हैं वे एक बार फिर से विचार करें। राजनीतिक जीवन में ऐसी नादानी हो जाती है। जरूर उन्हें ये सब व्हाट्सएप से मिला होगा जो उन्हीं की समर्थक विचारधारा के लोगों ने फैलाए होंगे। विधायक जी ने जेएनयू की लड़कियों के बारे में जो कहा है उससे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लड़कियां जेएनयू में नहीं पढ़ती हैं वो समझ लें कि ऐसी मानसिकता को बढ़ावा मिला तो एक दिन 4 लोग गुट बनाकर उन्हें उनके ही मोहल्ले में बदनाम कर जाएंगे। यह बयान जितना जेएनयू विरोधी नहीं है उससे कहीं ज्यादा नौजवान लड़कियों के खिलाफ है। काफी लोकप्रिय विधायक रहे होंगे आहूजा जी, तभी वे राजस्थान के रामगढ़ से 3 बार चुने गए हैं। उनकी योग्यता के कॉलम में लिखा है कि बीए प्रथम वर्ष तक ही पढ़ सके, यानी आगे के 2 वर्षों की कक्षा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। इसके बावजूद ज्ञानदेव जी के ज्ञान में कोई कमी नहीं आई।
आहूजा जी पत्रकार भी रहे हैं, कबड्डी खो खो खेलते रहे हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जेएनयू के बारे में कई लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आहूजा जी ने जो कहा उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये बयान सबका चरम है। उनकी बात पर हंसी तो आती है, लेकिन जिस तरह से जेएनयू के बारे में बातें कही जा रही हैं उस पर बात करना चाहिए। कुछ लोग जेएनयू का नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे बंद कर देने की बात कर रहे हैं। साथ ही प्राची का बयान है कि जेएनयू को जमात-उद-दावा का मुखिया हाफिज सईद पैसे देता है। सांसद महेश गिरी ने कहा कि जेएनयू गद्दारों का अड्डा है। सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां बीफ पार्टी होती है, महिषासुर जयंती मनती है। जहां ये सब होगा उसे बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जेएनयू को 4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। इसके बाद सभी हॉस्टलों में रहने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए। जिन छात्रों ने भी अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 साल में और मास्टर्स डिग्री 3 साल में पूरी ना की हो, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सईद आसिफ इब्राहिम को पश्चिम एशिया और काउंटर टेररिज्म के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है, वो जेएनयू से हैं। अरविंद गुप्ता जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी जेएनयू से हैं। उन्होंने पीएचडी की है। सेना से लेकर पुलिस तक में जेएनयू के तमाम छात्र हैं। अगर वहां हाफिज सईद के पैसे से गतिविधियां चल रही हैं, तब तो सरकार को सबसे पहले मालूम हो जाना चाहिए। विदेश सचिव भी जेएनयू के ही हैं। इन सब छात्रों ने कभी तो देखा सुना होगा कि हाफिज सईद के जमात-उद-दावा से पैसे आ रहे हैं, आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सका, लेकिन क्या सचमुच जेएनयू इतना बुरा है? क्या जेएनयू को लेकर कोई कुंठा है जो मौजूदा प्रकरण के बहाने सामने आ रही है? वहां छात्राओं के साथ कुकर्म होता है। आहूजा जी के अनुसार क्या वहां नंगा नाच होता है? सोचिए, इन बातों को सुनने के बाद छात्र छात्राएं जब जेएनयू से अपने गांव कस्बों की तरफ जाएंगे तो उन्हें किस हिकारत का सामना करना पड़ेगा। कन्हैया एक गरीब परिवार का लड़का है। ये जेएनयू ही है कि वहां इस तबके का छात्र पहुंचता है। उसी जेएनयू में बड़ी संख्या में छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हैं। क्या वे इस चरित्र हनन का शिकार नहीं होंगे? जेएनयू में बेशक बुराइयां होंगी, वो कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन क्या वो नरक ही है? आज की बहस का मकसद ही यही है कि क्या हम जेएनयू का कोई संतुलित मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से आरएसएस के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं कही गई हैं, बिल्कुल कही जाती हैं। वैसे ही जैसे जेएनयू का चित्रण होता है, संघ का भी वहां चित्रण होता है। लेकिन जब ये धारणाएं जेएनयू से बाहर छलकती हैं तो क्या ये जेएनयू रह जाता है? कुछ देशभक्तों को यह बता देना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए से पास होकर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जो अफसर बनते हैं उन्हें जेएनयू की डिग्री मिलती है। कम से कम जेएनयू के कारण बजट पर लोगों का ध्यान नहीं गया। अर्थव्यवस्था की हालत की समीक्षा नहीं हुई इस बार। बैंकों की खस्ता हालत पर बात नहीं हुई। 30 महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया न्यूनतम स्तर पर है, इस पर भी बात नहीं हुई। जेएनयू का इतना योगदान तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए। जेएनयू के बारे में जो कहा जा रहा है वो आपको जेएनयू के बारे में कहां ले जा रहा है, हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ विकास पाठक हैं, डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू के, और इन्होंने जेएनयू में रहते हुए एबीवीपी की राजनीति की है और इनका बड़ा ही अच्छा एक लेख है, जिसे लेफ्ट के लोग कम शेयर कर रहे हैं, पर लेख अच्छा है। प्रशांत मुखर्जी हैं, नौजवान में से एसएफआई नेता हैं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद जो हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। तो 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, मेरे सहित 3, और 2 लोग जेएनयू के हैं। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना बुरा है जेएनयू और कितना अच्छा है। क्या वहां पर कॉन्डोम 3000 रोज सुबह पाए जाते हैं? मुझे मालूम नहीं भारत में कॉन्डोम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, लेकिन जेएनयू में देखिए, जेएनयू के बारे में 3-4 चीजें जाननी जो शायद नहीं कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ह्यूमैनिटीज के फील्ड में शायद इंडिया की बेहतरीन नहीं तो मतलब बेस्ट नहीं तो तकरीबन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये भी मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवाद जो है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई भी जरूरी है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलोसफी, ये सब जो भी ये स्टडी होती है ये ह्यूमैनिटीज से ही आती है। तीसरी चीज, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद का डिसेमिनेशन जो होता है आइडिया का, एनसीईआरटी पिछले 40 साल से जेएनयू के फैकल्टी ने लिखी है। फ्रॉम बिपिन चंद्रा जो थे जिनका अब देहांत हो गया, अभी नीलाद्री भट्टाचार्य एडवाइजर है अभी के ऑनगोइंग एनसीईआरटी के। बीच में वाजपेयी जी के समय नहीं लिखा, थोड़ा सा बदला था, वो 2-3 साल के लिए किताबें बदली थी। उसके अलावा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो शायद मेरी नजर में सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब है भारतीय राष्ट्रवाद पे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी समझ है वो उसी किताब पे। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि नेशनलिज्म की जब डिबेट होगी तो इस विश्वविद्यालय के सेंटर्स ने
इंडियन नेशनलिज्म को क्या दिया। SIS की अगर आप बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में चले जाइए। इस विश्वविद्यालय ने दूसरे विश्वविद्यालयों को रोका कि आप कोई दूसरा पर्सपेक्टिव ना दे नेशनलिज्म पे? बहुत 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, रोका तो 15 साल से गुजरात में चल रही है। मार्क्सिस्ट अगर है तो उनका बहुत जबरदस्त क्रिटिक आया सबॉल्टन स्कूल द्वारा। वो सबॉल्टन स्कूल उसी धारा में से आया ना, बाकायदा दूसरी धारा में से आया, दूसरी धारा में से आया। और ऐसी बात थोड़ी है कि मान लीजिए इंडियन कल्चर के डिफरेंसेस, आशीष नंदी उसमें बहुत आगे है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो चरित्र चित्रण है कि वहाँ छात्राओं के साथ कुकर्म होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नंगा नाचते हैं जैसे विधायक जी कह रहे हैं, वो एक एक्सट्रीम है। लेकिन बाकी दूसरे जो कहते हैं कि गद्दार वहां पर पलते हैं और 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, इसका मतलब वहां लोग फेल होकर 4-4 साल, इस तरह की जो बातें हो रही हैं। देखिए मेरे ख्याल से एकेडमिक लेवल में अगर मान लीजिए लोग खाली वहां शराब ही पीते रहते तो पढ़ते कब है। अगर बिना पढ़े भी इतने IAS अधिकारी जैसे आपने नाम दिया और भी बहुत सारे हैं, वो निकल गए, तो ये भी एक इससे UPSC के एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी सवाल उठाना पड़ेगा, है ना। तो इतिहासकार निकल गए वहां से। मेरे खुद के बैच से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी ऐसे लेफ्ट ओरिएंटेशन के ऐसे 10 लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि शोध का जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट ओरिएंटेशन में ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो कोई जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है। और देखिए ओरिएंटेशन जो होता है अपनी चॉइस होती है। सवाल ये है कि क्या ओरिएंटेशन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवाद पे मेरा PhD भी है बाय द वे, तो राष्ट्रवाद की जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उनका कॉन्क्रीट आधार अगर आपको भारत में देखना है तो भारतीय संविधान है, हमारा जो रिपब्लिक का बेस है। संविधान के प्रियम्बल के जो वैल्यूज है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो, इन सब में ये विश्वविद्यालय क्या उन वैल्यूज को दृढ़ करता है या उनको कमजोर करता है। क्या JNU से आने वाला छात्र सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड है या बहुत कम कमिटेड है? क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और के लिए बहुत कम कमिटेड है? तो मेरा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का आधार क्या है, आधार क्या आप रिपब्लिक के वैल्यूज से हटा सकते हैं पूरी तरह? क्या आपको लगता है कि वहां का छात्र सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड नहीं? बिल्कुल है, बाकायदा है।